हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के मैंने ऑलरेडी सभी लेक्चर किए हैं। तो आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज लेने वाला हूँ। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 में आज लेने वाला हूँ, और जो क्वेश्चन 5 जो प्रॉब्लम का है, न्यूमेरिकल्स का है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड रीराइट देम पुटिंग द कनेक्टेड एटम्स इन अ सिंगल रो। तो यहाँ क्या करना है, हमें 3 कॉलम्स दिए हैं, उसको मैच करना है अभी। तो देखिए, फर्स्ट में क्या दिया है, मास, वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सेकंड में क्या यूनिट्स दिए हैं सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में उसकी प्रॉपर्टी दी है। तो देखिए, पहला स्टार्ट करते हैं मास। तो मास हमें पता है, उसका यूनिट क्या रहेगा, किलोग्राम रहेगा। कौन सा भी मास हम क्या किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम या किलोग्राम में करते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है, किलोग्राम है। तो सेकंड कॉलम में से सेकंड वाला जो है केजी वो आ जाएगा। उसके बाद मास की प्रॉपर्टी यहाँ देखिए, 0 एट सेंटर ये नहीं आएगी, ये देखिए मेजर ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। मास का प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ इनर्शिया। आपको पता है इनर्शिया टोटली किस पे डिपेंड रहता है, मास पे डिपेंड रहता है। वैसे मास भी इनर्शिया पे डिपेंड रहेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा रहेगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम रहेगा तो इनर्शिया भी उसका कम रहेगा। तो मास का क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ इनर्शिया। तो फाइनली हम क्या बता सकते हैं, मास इज इक्वल टू केजी इज इक्वल टू मेजर ऑफ इनर्शिया। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं क्या है, सेकंड है वेट। तो वेट हमें पता है, वेट मतलब हम जो कैलकुलेट करते हैं वेट, वो एक्चुअली वेट नहीं रहता। हम जो बोलते हैं ना वेट मशीन पे, वो क्या रहता है, मास रहता है। वेट मतलब क्या रहता है, एक प्रकार का फोर्स है, वो एक फोर्स का टाइप है। तो वेट को हमें ऑलरेडी पता है, एक फोर्स का टाइप है। उसका फार्मूला भी पता है, मास m इंटू जी। तो उसका यूनिट क्या रहता है, फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। तो वेट का यूनिट क्या आ जाएगा, यन जो लिखा है मतलब न्यूटन है। और उसका प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, 0 एट द सेंटर। वो उसका वेट जो रहता है एट सेंटर क्या रहता है, 0 रहता है। सेंटर पे 0 क्यों रहता है वेट, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहती है। क्योंकि हमारा फार्मूला है W इज इक्वल टू mg, और g का वैल्यू 0 रहेगा। तो वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 एट सेंटर आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या बता सकते हैं, वेट इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 0 एट सेंटर। थर्ड वाला देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या है, एक एक्सेलरेशन का टाइप है, और एक ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका यूनिट जो एक्सेलरेशन का है वही यूनिट रहेगा। क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही यूनिट है। अभी उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, डिपेंड्स ऑन हाइट। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या, हमने ऑलरेडी देखा है, स्मॉल जी मतलब डिपेंड्स ऑन हाइट। अगर हम हर सरफेस पे है तो उसका वैल्यू जी का वैल्यू कोई नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। तो हाइट पे डिपेंड रहता है, हाइट पे पूरा जी का वैल्यू डिपेंड रहता है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डिपेंड्स ऑन हाइट। फोर्थ वाला देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें ऑलरेडी पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमने फर्स्ट डेरिवेशन में देखा है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो रहता है कैपिटल जी, ठीक है। तो उसका यूनिट हमें ऑलरेडी पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमने देखा है, उसका वैल्यू भी देखा है हमने, जी का क्या रहता है, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कभी भी नहीं चेंज होगा, तो उसका वैल्यू कभी भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो कैपिटल जी कभी क्या रहता है, सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। तो लास्टली क्या हम बोलेंगे, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2A में क्या दिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विल मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑफ ऑन मार्स एंड वाई। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन सब क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पूछा है।
तो पहले हम डिफरेंस में लिखेंगे, मास का डेफिनेशन लिखेंगे। मास क्या रहेगा? मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। टोटल जो अमाउंट ऑफ मैटर रहता है ये बॉडी में, उसे हम सिंपली मास बोलते हैं। और वेट क्या है? वेट एक टाइप फोर्स का टाइप है, तो हम उसका डेफिनेशन भी वैसा लिखेंगे। वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या बोलेंगे ग्रेविटेशनल पुल और पुश ऐसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोल सकते कि अर्थ पे है सन और मून के बीच, अर्थ का सन की तरफ, अर्थ का मून की तरफ, ये हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास का कोई नहीं रहता, मास का फार्मूला नहीं है, लेकिन वेट का फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G, मास इंटू G। अभी और सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया मेजर करने के लिए मास की जरूरत होती है, ठीक है। और वेट क्या रहता है? वेट इज मेजर ऑफ फोर्स। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, मास का क्या है? इज मेजर ऑफ इनर्शिया। और वेट ऑलरेडी हमें पता है फोर्स का टाइप है, तो फोर्स मेजर करने के लिए हम वेट यूज करते हैं। एक पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो सेकंड सब क्वेश्चन का भी हमारा आंसर है, द मास ऑफ बॉडी रिमेन्स द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अगर हम कहीं भी जाए पूरे यूनिवर्स में, मास का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी मास का वैल्यू क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। लेकिन द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेयर इट इज प्लेस। तो जो वेट रहता है वो टोटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड रहता है, स्मॉल g पे डिपेंड रहता है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू, क्योंकि उसका फार्मूला है हमें पता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो सभी यूनिवर्स में सेम रहने वाला है, वैल्यू कौन सी चेंज होने वाली है? स्मॉल g की वैल्यू चेंज होने। अगर वो सरफेस पे रहेगा तो उसके अलग वैल्यू रहेगी, जैसे 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 ऊपर जाएगा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, तभी तभी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल g का वैल्यू चेंज होगा, तब उसका वेट भी चेंज होगा। तो वेट क्या रहेगा? सब पे डिपेंड रहेगा, सब पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड रहेगा। वेयर एज मास क्या रहेगा? पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा डिफरेंस में। अभी और एक बता सकते कि मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं रहेगा, कोई कभी कौन सा तो मास रहेगा, 1 kg रहेगा, कोई तो रहेगा, पॉइंट में रहेगा, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं रहेगा। वेयर एज वेट क्या रह सकता है? कैन बी जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा? वही फार्मूला हमारा W इज इक्वल टू mg। जी का वैल्यू जीरो हो गया तो मास का कोई भी वैल्यू रहेगी तो जीरो इंटू कुछ भी रहेगा तो वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम पॉइंट क्या बोल सकते हैं? द मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो और वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो, ठीक है। और ये बोल सकते कि द SI यूनिट ऑफ मास क्या बोल सकते हैं? kg, मतलब किलोग्राम। और वेट क्या एक फोर्स है, तो उसका SI यूनिट क्या है? ऑब्वियसली न्यूटन आ जाएगा, n। तो ये 4-5 पॉइंट हम बता सकते हैं डिफरेंस के, ठीक है। अभी सेकंड सब क्वेश्चन क्या पूछा है? विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स। तो मार्स एक प्लेनेट है और वाई भी पूछा है, तो मार्स पे वो बोल रहा है कि मास और वेट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। सेम रहेगा तो क्यों रहेगा, और डिफरेंट रहेगा तो क्यों रहेगा, ये पूछा है। तो देखिए, मास हमने अभी पॉइंट देखा था डिफरेंस में कि द मास ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम इन द इंटायर यूनिवर्स। तो मास अगर वो अर्थ पे रहे या मून पे रहे, सन पे या मार्स पे भी रहे, कहीं भी रहे, उसका वैल्यू मास का क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, तो उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन जो वेट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। अर्थ पे वेट अलग रहेगा और मार्स पे अलग रहेगा, क्योंकि मार्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्मॉल g का वैल्यू अलग रहेगा, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 100% नहीं बता सकते कि वो सेम रहेगा, ठीक है। तो सेकंड सब क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? मास क्या रहेगा? मार्स पे सेम रहेगा, लेकिन जो वेट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिपेंड रहता है, ठीक है। अभी उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2B में देखिए, व्हाट आर फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें ये 4-5 डेफिनेशन पूछे, तो डायरेक्ट डिफाइन मैं बता होता हूँ। फ्री फॉल पूछा है पहले। फ्री फॉल मतलब क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी अंडर फ्री फॉल व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिव ऑन इट। तो ऑलरेडी हमने देखा है
फ्री फॉल मतलब कौन सा, कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नीचे गिर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। मतलब नीचे गिर रहा है मतलब क्या, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नीचे से मतलब उसे रोक रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डायरेक्टली एक्सरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे खींच रहा है, वही एक ही फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, दूसरा कौन सा भी फोर्स नहीं हो रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फॉल है, तो डायरेक्टली वो नीचे गिरता है। नीचे क्यों गिरता है, ड्यू टू एक्सेलेरेशन ग्रेविटी। अभी सेकंड हमें क्या पूछा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या, एक एक्सेलेरेशन का टाइप है। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द एक्सेलेरेशन विथ विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में रहता है और वो नीचे गिरता रहता है, वो नीचे क्यों गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो क्या रहता है, एक एक्सेलेरेशन में जो नीचे गिरता है, जो एक्सेलेरेशन में नीचे गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या डिनोट, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे कौन सा भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वह सेम रहेगा अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस से ऊपर जाएगा तो चेंज होगा, लेकिन अर्थ सरफेस पे जी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी थर्ड देखिए क्या है, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी को पहले डिफाइन करते क्या बोलते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो हमें ऑलरेडी बताया, हम देखा है पहले क्या रहता है एस्केप वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए उसे कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दिया, 5 मीटर पर सेकंड दिया, तो वो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फेंक लिया। जब हमने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तब वो जब नीचे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हमें क्या करना है, इतना उस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देना है कि वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के रेंज से बाहर जाए, इतना ऊपर जाना चाहिए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ एक्ट ही नहीं होना चाहिए। तो उसका जो वेलोसिटी, उसमें से जो मिनिमम वेलोसिटी हम लगाएंगे उसके हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। जो मिनिमम वेलोसिटी को रहेंगे तब क्या रहेगा, जो मिनिमम वेलोसिटी हम उसको लगाएंगे जो उतना ऊपर जाएगा उस टाइम जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी ग्रेविटी नहीं एक्ट हो रहा है और वहाँ ही वो कांस्टेंट हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी। तो वो मिनिमम वेलोसिटी हम बोलते हैं। ऑलरेडी हमने फार्मूला उसका डिराइव किया और लास्ट में हमने एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या लिखा है, √2 × GR। जी स्मॉल है और आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ में हमें क्या पूछा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये भी ऑलरेडी दिखा है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो फोर्स रहता है रिक्वायर्ड, वही हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये ऑलरेडी देखा है। और ये दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये फोर्स कैसा रहता है, वो जो सेंटर रहता है, सेंटर ऑफ जो सर्कुलर पाथ रहते हैं उस पर एक्ट होता रहता है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन थे। देखिए अभी सी सब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए सी सब क्वेश्चन में हमें पूछा है, व्हाट राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन्स टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो अभी सिंपल लॉ है। देखिए फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, देखिए केपलर्स का, द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर इन अ शेप ऑफ इलिप्स हैविंग सन एट वन फोकस। तो जो ऑर्बिट्स रहते हैं प्लैनेट्स के, वो क्या, उसका शेप क्या रहता है, इलिप्स फॉर्म में रहता है। वो सर्कुलर आपको लगता है लेकिन वो क्या रहता है, इलिप्स फॉर्म में रहता है। और उसके 2 फोका रहता है, उस वन ऑफ द फोका में क्या रहता है, वन ऑफ द फोकस पे क्या रहता है, सन रहता है हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सेकंड लॉ देखिए, द एरिया स्वेप्ट ओवर पर आवर बाय रेडियस ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट इज सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट। तो ये सेकंड लॉ हमने ऑलरेडी देखा है जो एरिया के रिलेटेड है। अभी क्या, जो लाइन रहता है, लाइन ज्वाइन हो रहा है प्लैनेट और सन में, जो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसका जो एरिया है टोटल, वो क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। ये ऑलरेडी हमने देखा है, जो हमने इलिप्स निकाला था उसमें एरिया बोला था कि दो आर्क है, एस और सी पी कैसे स्वीप हो रहे हो, हमने वो डायग्राम देखा है, लेक्चर में पढ़ाया मैंने। अभी देखिए थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड सब क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा। Yeah, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from sun.
तो मीन डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम सन हमारा क्या है, आर है, तो उसका क्यूब बोला है, आर क्यूब। तो हमारा क्या आ जाएगा, और क्या पूछे, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब टी से डिनोट करते हैं, मतलब उसका स्क्वायर करना है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमारा थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है, तो यही हमारा लॉ है। और उसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डिड दे अराइव न्यूटन टू अराइव इट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उसके जो थर्ड लॉ था हमारा केपलर का, वही यूज करके न्यूटन ने पूरा एक डेरिवेशन किया है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ाया है, मैंने लेक्चर 2 में देखिए आपका वीडियो, लेक्चर 2 में मैंने वीडियो देखा है, उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो मैंने पूरे डिराइव करके दिखाया है, ठीक है। लास्ट में एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही आता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। और ये किससे यूज किया है, केपलर्स थर्ड लॉ देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखिए डी क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, देखिए सब क्वेश्चन, डी सब क्वेश्चन में पूछा है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड height h, टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज टाइम टेकन टू कम डाउन। तो ये डेरिवेशन फॉर्म में है, मैं नेक्स्ट आपको नोटबुक पे दिखाने वाला हूँ। ई क्वेश्चन देखिए क्या देखा है, इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू it will become 2 times more than difficult to pull a heavy object along the floor। और y भी पूछा है हमें, ठीक है। देखिए अभी, तो देखिए अभी g का वैल्यू हमें क्या बोले, डबल किया है, तो पहले हमें पता है लेट द मास ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे हम, स्मॉल m बोलेंगे, और द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू पुल और फ्लोर ऑन ऑब्जेक्ट इज क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो w का फार्मूला हमें पता है, w इज इक्वल mg। तो हमें क्या पूछा है अभी, नाउ इफ g बिकम्स ट्वाइस द वेट ऑफ द फ्लोर, तो वेट डबल हो, g का वैल्यू डबल हो गया, तो क्या हो जाएगा, w डैश हम कंसिडर करेंगे, w डैश इज इक्वल टू 2mg हो जाएगा। तो mg मतलब क्या है, w है, तो ऑब्वियसली w डैश इज इक्वल टू 2w हो जाए। इससे हमें क्या पता है, जब हमने बिकॉज ऑफ डबलिंग द पुल ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्यू टू द फ्लोर इट विल बिकम्स क्या हो जाएगा, 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुट। तो अगर हमने जी का वैल्यू डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो 2 times डिफिकल्ट हो जाएगा पुल करने के लिए फ्लोर पे। तो ये आंसर है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है, क्वेश्चन 3 में पूछा है एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या रहता है, जो फोर्स रहता है ड्यू टू अपर हाफ जो रहता है उस पर भी फोर्स अप्लाई होता रहता है, और नीचे से लोअर हाफ जो रहता है वहाँ भी फोर्स होता रहता है। तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, ये दोनों फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, दोनों नलीफाई हो जाते हैं, दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। और यहाँ दोनों नलीफाई हो जाएंगे तो फोर्स क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से जब भी सेंटर ऑफ अर्थ क्या रहेगा, उसका जो वैल्यू जो रहेगा, वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। और एक बता सकते हैं हमारा फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या है हमारा, न्यूटन्स लॉ का हमारा फार्मूला एम इंटू जी, एम इंटू ए, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो एम जी आ जाएगा। सिंस एम क्या है, ऑब्जेक्ट है, एम क्या है, मास है, मास कभी भी 0 नहीं रहेगा। अगर किसी भी कंडीशन में एफ इज इक्वल टू 0 है, मास 0 नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली जी इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो वो कंडीशन कब आएगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तब वैल्यू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4, वो क्वेश्चन 4 भी जो है कि डेरिवेशन फॉर्म में है, वो भी हम अभी नोटबुक में देखने वाली, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 2 में से सब क्वेश्चन ई बाकी है, और क्वेश्चन 4 भी हमारा बाकी है, जो कि हम डेरिवेशन फॉर्म में है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 2E। क्वेश्चन 2E क्या दिया है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, रीचेस अ हाइट h बिफोर कमिंग डाउन। तो बिफोर कमिंग डाउन का उसका हाइट दिया है, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। तो हमारे पास गिवन डेटा दिया है और u दिया है, h दिया है, वह उस पॉइंट से हमें क्या करना है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन ऑफ स्टोन निकालना है और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन निकालना है, और दोनों का वैल्यू जो रहेगा वो सेम रहेगा, वो हमें दोनों के लिए जो टाइम लगता है वो सेम रहेगा, वो प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं
फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन ऑफ स्टोन। तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो बॉल जो स्टोन है हम नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो यू से स्टार्ट होगा, तो उसका यू इज इक्वल टू यू ही आएगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो रहेगा यू। लेकिन एट सर्टन पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, एट सर्टन हाइट वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और वो नीचे गिरने लगेगा। तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, जब अपवर्ड में जाता है वहाँ क्या रहता है, वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, अभी उसके बाद हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब यहाँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, मतलब जी आएगा, लेकिन यहाँ प्लस जी आएगा या माइनस जी आएगा, यहाँ माइनस जी आएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है वो क्या, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या है, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो डिफरेंट है। तो वहाँ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं, माइनस जी। तो और हाइट हमें एच दिया है, मतलब टोटल डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो हमारा गिवन क्या क्या मिले हमें एस इज इक्वल टू एच, यू इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी फॉर अपवर्ड मोशन के लिए क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड के लिए वी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ए इज इक्वल टू माइनस जी आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने कंसिडर करना है लेट द टी बी द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द हाइट ऑफ एच। तो हाइट एच के लिए जाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, तो हम उसको कंसिडर करेंगे, टी कंसिडर करेंगे। तो हमें पता है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सबको पता है क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अभी क्या करना है, हमें बस इसको रीअरेंज करना है, इस यू स्क्वायर को हमें इधर लेके आना है। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ए इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारा आ गया। लेकिन इसमें हमें जो जो गिवन डेटा दिया है वो वैल्यू हमें पुट करना है, हमें पता है, बट v का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। उसके बाद a का वैल्यू क्या है, हमने ऑलरेडी गिवन में देखा है, माइनस जी है, तो यहाँ a की जगह माइनस जी पुट करेंगे, ये माइनस हमने बाहर लिखा है। ठीक है, और यस की जगह एच पुट करेंगे, तो हमारा पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh आएगा। तो यहाँ माइनस ये माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। तो हमें u का वैल्यू देखते हैं जो कि हमें आगे के लिए यूजफुल रहेगा। तो u करेगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh आ जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं, अभी हमें पता है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है क्या है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अभी u यहाँ क्या है, a की वैल्यू हमें पता है माइनस जी है, तो हमें बस पुट करना है, तो v इज इक्वल टू यू, a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, ये आ गया हमारा इक्वेशन। लेकिन हमें गिवन डेटा में क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 है, तो 0 पुट करेंगे, v की वैल्यू 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू 0 माइनस जी टी। तो 0 माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, तो हमारा फाइनल हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन फॉर बॉल निकालना है फॉर अपवर्ड और बिलो पोजीशन के लिए। तो अपवर्ड पोजीशन के लिए टाइम निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से टी फाइंड करना है। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम इसको रीअरेंज करेंगे तो u डिवाइड बाय जी आ जाएगा। ठीक है, और u का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है लास्ट, अभी यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था u का वैल्यू, अंडर रूट 2gh, तो अंडर रूट 2gh और डिवाइड बाय g आ जाएगा। तो हमारा t का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय g। तो हमें अभी क्या करना है, जी सेम दिख रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते इसको, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अभी स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पे, तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2gh, और जी की जगह स्क्वायर आ जाएगा तो जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जी और एक स्क्वायर वाला जी, एक गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एच डिवाइडेड बाय एक जी तो बचेगा ना स्क्वायर का, तो 2h डिवाइड बाय जी आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। हमें टी का वैल्यू हमें लास्ट में फाइंड करना है, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2h डिवाइड बाय जी। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, और ये इक्वेशन क्या है, फॉर टाइम टेकन किसका है, फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ स्टोन।
जब अपवर्ड मोशन में जाता है तब उसका टाइम टेकन ये रहता है। अभी यही वैल्यू हमें जो अपवर्ड नहीं है, जो डाउनवर्ड मोशन में रहेगा वही वैल्यू आना चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि दोनों सेम रहते हैं। अभी देखते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो वही फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन के लिए क्या क्या आएगा, अभी गिवन डेटा पहले देखते हैं। पहले उसका यस मतलब डिस्टेंस तो एच आएगा। अभी देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से क्या हो रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या रहेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, और नीचे जब आएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और फाइनल वेलोसिटी कुछ तो अलग आ जाएगा। तो इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और a का वैल्यू यहाँ प्लस जी क्यों आएगा, एक्सेलेशन यहाँ g तो आएगा, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आएगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलेशन के दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो यहाँ तो माइनस जी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो a इज इक्वल टू जी आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अभी क्या करेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, लेकिन v ऑलरेडी हमने मान लिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, v डैश मानेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, लेट v डैश बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ विच इट हिट्स ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तब उसके फाइनल वेलोसिटी, और उसको हम v डैश से डिनोट करेंगे। और एक कंसिडर करेंगे लेट t डैश, वहाँ t डिनोट किया था तो हम यहाँ t डैश डिनोट करेंगे, लेट t डैश विद द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो v डैश t डैश हमने किया। वही अभी बाय न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कौन सा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करना है, a का वैल्यू हमें पता है क्या है, यहाँ g है। ठीक है, और v की जगह हमें v डैश पुट करना है क्योंकि हमने v डैश कंसिडर किया है, और u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, और s इज इक्वल टू h। बस वैल्यू पुट करिए तो क्या आ जाएगा, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर क्या है 0 प्लस 2, a का वैल्यू g, s का वैल्यू h, ये आ जाएगा। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आया, तो हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो v डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2gh आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अभी उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है हमारा बाय न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा है हमारा, वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वही हमें वैल्यू पुट करना है, v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ v डैश है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, a इज इक्वल टू g है, और t इज इक्वल टू t डैश है। तो हम पुट करेंगे v की वैल्यू क्या है v डैश, u का वैल्यू 0 है तो 0, a का वैल्यू g है g, और t की जगह t डैश करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, v डैश इज इक्वल टू g t डैश आ जाएगा। लेकिन हमने लास्ट में भी देखा था अपवर्ड पोजीशन के लिए हमें क्या निकालना है, t निकालना है। तो t डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डैश डिवाइड बाय g आ जाएगा। और v डैश का वैल्यू हमने अभी निकाला है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन यूज करके, क्या आया है v डैश का वैल्यू, अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय g आ गया। अभी a g डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकते, तो वही प्रोसीजर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अभी स्क्वायर करने का दोनों का। तो क्या आ जाएगा, t डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2gh डिवाइड बाय g स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो t डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी यहां से क्या हो जाएगा g, ये स्क्वायर रूट का एक g और ये g कैंसिल हो जाएगा, 2h डिवाइड बाय g आ जाएगा। तो t डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइड बाय g। तो लास्ट हमारा वर्टिकली अपवर्ड मोशन ऑफ स्टोन के लिए टाइम टेकन क्या आया था, यही आया था, अंडर रूट 2h डिवाइड बाय h। उसे इक्वेशन 1 लिया गया था, यहाँ इक्वेशन 2 लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। ये स्टेटमेंट हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद हमारे एक क्वेश्चन 4 एक बाकी था, उसमें डेरिवेशन था, तो हम देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन 4 हमें क्या दिया है, लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r दिया है फ्रॉम अ स्टार बी अ t। तो t हमें दिया है स्टार का। उसके बाद प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, अगर हमारा डिस्टेंस r की जगह 2r हुआ तो फ्रॉम स्टार इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी रूट 8t। हमें क्या बताया है, डिस्टेंस r फ्रॉम स्टार भी t है, लेकिन ये r डिस्टेंस 2r हो गया, तो इसका t का वैल्यू रूट 8 t ये होगा कि नहीं, वही दिखाना है हमें। ठीक है, अभी ये सिंपल है। अभी इसमें क्या करना है, ये हमें पता चल रहा है कि t और ये r ये कहाँ हमने यूज किया है, हमने यूज किया है केपलर्स
केप्लर्स कौन सा थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन ऑलरेडी हमने देखा है। क्या है हमारा, वो क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस क्यूब, मतलब आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। लेकिन हमें फर्स्ट क्या दिया है, व्हेन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट डिस्टेंस आर दिया है, डिस्टेंस हमें फ्रॉम कैपिटल आर दिया है हमें, और एक्चुअली हमारा स्मॉल आर है, ठीक है, फ्रॉम स्टार टी, ये तो टी दिया है, कैपिटल टी में हमें ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। लेकिन हमें आर डिस्टेंस दिया है तो हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर देंगे, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसे हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें क्या कंडीशन दिया है, नाउ व्हेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज 2r, पहले r था अभी 2r था, तो हमें 2r का ही प्रूव करना है, 2r के टाइम t क्या आएगा देखना है, देन इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बिकम्स, अब हमें फाइंड करना है, हमें पता है क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो हम इसको कंसिडर करेंगे t1 करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है। t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था हमारा, आर क्यूब था, तो 2r का क्यूब आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका क्यूब क्या आ जाएगा, 8r क्यूब, इसे हम इक्वेशन 3 लिख लेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इक्वेशन 3 क्या था, t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8r क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन डिवाइड 2 से करेंगे, इक्वेशन बाय 2 करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में क्या था, ऊपर t1 स्क्वायर था, उधर क्या था, टी स्क्वायर आ गया, उसके बाद उधर ये क्या था, 8r क्यूब था, वहां क्या था, r क्यूब था, तो यहाँ r क्यूब गेट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 वैल्यू आ गया, तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, 8t आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ स्क्वायर, तो t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी 8 इंटू टी आ गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या था, ठीक है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट हमारा लेक्चर क्वेश्चन 1 to 4 हमारा एक्सरसाइज के कंप्लीट किए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 5 में जो पूरे न्यूमेरिकल्स है वो स्पेशल उसका लेक्चर होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट में डालिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।